बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा में मैं हूँ अजीम हुसैन। लेक्चर नंबर 3 में वेलकम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ जावा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर का रीकैप ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जावा का ओवरव्यू क्या है, ठीक है, जावा की डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी जावा किन किन जगहों पे इस्तेमाल होती है, जावा के अंदर कौन कौन से एडिशंस या टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी वो स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, ये सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप लें, क्योंकि वो जावा के मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान फ़र्क। उसके बाद हम देखेंगे वाई जावा, कि जावा हम क्यों चूज़ की, या आप कह लें जावा के फीचर्स क्या हैं, जावा की वर्सेटैलिटी क्या है, कि जावा दूसरी लैंग्वेज से किस तरह अलग है, या इसके अंदर कौन कौन से पासवर्ड हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान फ़र्क। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसके सिमेंटिक्स और दूसरा उसके सिंटैक्स। सिंटैक्स डिफ़ाइन करता है कि किन रूल्स के तहत हमें लिखना है, जबकि सिमेंटिक मीनिंग को बोलते हैं। मसलन ये लिखा हुआ है हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस है जिसका मतलब है, ठीक है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस। तो ये जो लिखने का तरीका होता है जिसमें रूल्स डिफाइन होते हैं वो सिंटैक्स कहलाता है, जबकि जो उसके मीनिंग होते हैं वो सिमेंटिक कहलाते हैं। तो इनिशियली कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेजेस थी वो लो लेवल थी। उन्हें लो लेवल इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो कंप्यूटर या मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल करीब थी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ज़ीरो और वंस को जो है वो मैनिपुलेट करता है, क्योंकि इसके अंदर सर्किट होते हैं और सर्किट के जो ऑन या ऑफ होने को हम ज़ीरो और वन बोलते हैं। अगर ऑन है तो वन, ऑफ है तो ज़ीरो। तो जो इनिशियल लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल करीब थी, इसलिए उन्हें लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता था। तो इन्हें अंडरस्टैंड करना थोड़ा टफ होता था, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, और ये ह्यूमन लैंग्वेज के थोड़ा करीब थी। इसका मतलब क्या है कि ये नेचुरल लैंग्वेजेस के करीब हैं, इंसान इन्हें जल्दी समझ जाता है। तो ये बेसिक सा फ़र्क था लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस का। आगे देखते हैं जी। आगे हैं फीचर्स ऑफ जावा। सबसे पहला फीचर है सिंपल। सिंपलिसिटी से क्या मुराद है कि जावा को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सी प्लस प्लस के करीब है, तो जो सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर है वो तो बहुत ही जल्दी से सीख जाएंगे, क्योंकि इसका जो ऊप्स का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो सी प्लस प्लस से ही लिया गया है। और अगर आपने ऊप्स सीख ली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप जावा को इजीली मास्टर कर जाएंगे। इसके अलावा इसने जावा ने कुछ फीचर्स को इम्प्रूव किया है, जिस तरह गार्बेज कलेक्शन है। गार्बेज कलेक्शन मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है, जिसके अंदर जावा का जो JVM है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज करता है। JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। इसके मतलब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ये मेमोरी को मैनेज करता है। जो अनयूज ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स होते हैं उनसे ये मेमोरी वापस ले लेता है। तो ये फीचर जो था जावा ने इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा। जो सारी जावा है वो एक तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, क्योंकि इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डाटा को और बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट या मैनिपुलेट करते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज़ को। ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या हैं, वैसे हम इन्हें अलहदा एक कोर्स में देखेंगे जिसका नाम होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जो क्लास है वो लॉजिकली डिफाइन करती है, एक ब्लूप्रिंट होती है जिसके अंदर डेटा और बिहेवियर को हम मेथड या फंक्शन बोल सकते हैं। मसलन ये क्लास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होगा, इंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, आईडी, इनरोलमेंट डेट,
एंड सो ऑन, और उसके बिहेवियर क्या होंगे, स्टूडेंट के फंक्शंस क्या होंगे, स्टूडेंट कैन इनरोल इन अ कोर्स, कैन सेलेक्ट कोर्स, ठीक है, वो जितने भी वो फंक्शन होंगे वो बिहेवियर होंगे। तो ये क्लास ने डिफ़ाइन कर दिए, तो क्लास इसे लॉजिकली डिफ़ाइन करेगा, अभी हकीकत में ये कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी। मसलन ऑब्जेक्ट है जी अली, अली एक स्टूडेंट आया नया, उसका डिपार्टमेंट आईटी है, उसका रोल नंबर सपोज करो 01 है, एंड सो ऑन, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी होती हैं जो उस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, क्लास की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्लास लॉजिकली सिर्फ उसे डिफाइन करता है। तो मज़ीद हम देखेंगे ऊप्स के अंदर इसे। इसी तरह हम डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ ऊप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह इनहेरिटेंस है, जिसका मतलब ये है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा सकते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी उसे दे सकते हैं। जिस तरह हम अपने वालिदैन से खसूसियात इन वरासत में लेते हैं, इसी तरह एक जर्नल सी हम क्लास बना लेते हैं और वो जनरल क्लास आगे मज़ीद क्लासेस को अपनी प्रॉपर्टीज़ दे सकती है। तो ये पेरेंट क्लास होगी, दूसरी जो होंगी वो सब क्लासेस होंगी। मज़ीद हम ये ऊप्स में ही देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, यानी मुख्तलिफ शक्लें, लेकिन जावा के अंदर इसका मतलब ये है कि एक जो हमारा फंक्शन है, ये मेथड है, वो एक ही नाम होगा उसका, लेकिन उसकी जो फॉर्म्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो ये भी हम इसमें सीखेंगे उसमें। देन है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो यूज़र से हटा देते हैं, यानी यूज़र ने सिर्फ सिस्टम के अंदर क्या करना है, डाटा देना है सिस्टम को, और सिस्टम वो डाटा खुद ब खुद मैनिपुलेट करेगा, यूज़र को नहीं पता क्या हो रहा है। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर दी। इसके मतलब भी हम मज़ीद देखेंगे ऊप्स में। देन है इनकैप्सुलेशन, जिसका मतलब है जावा के अंदर जो वेरिएबल्स हैं हमने उनको हाइड करना है यूज़र से, यानी उनके ऊपर कोई रैपर चढ़ा देना बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह, ताकि यूज़र उसे डायरेक्टली उसके साथ इंगेज ना कर सके। इसके लिए हम गेटर सेटर मेथड बनाते हैं, ये भी हम ऊप्स में ही देखेंगे। तो ये थोड़ा सा ऊप्स का इंट्रोडक्शन था, मज़ीद हम इसे अलहदा एक कोर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है जी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है जावा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंसी दो तरह की होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। मसलन आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हार्डवेयर पे डिपेंड करती हैं, अगर वो हार्डवेयर होगी तो वो वर्क करेंगी। मसलन एक फिंगरप्रिंट अगर रीडर लगाना है या बारकोड रीडर लगाना है तो उसके लिए हमें वो एक हार्डवेयर चाहिए होगा जो उससे स्कैन करेगा बारकोड को। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो जो जावा है वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है, हार्डवेयर पे नहीं, ठीक है। तो अब वो सॉफ्टवेयर इसका जो है वो इसका जावा डेवलपमेंट किट है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे इसका जावा का आर्किटेक्चर। तो अभी आप याद रखें जावा सिर्फ सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। अब जब हम जावा की कोई फाइल लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो हम उसको एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा, ठीक है। मसलन मैंने एक फ़ाइल बनाई ए डॉट जावा, जब वो कंपाइलर कंपाइल करेगा तो कंपाइलर एक डॉट क्लास बनाएगा, ए डॉट क्लास। ये जो क्लास है इसके अंदर एक कोड होगा जिसे हम बाइट कोड बोलते हैं। तो जावा का ये जो बाइट कोड है, अगर आपने ये ले लिया, आप इसे किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं जिसके अंदर जेडीके होगा, जावा डेवलपमेंट किट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जावा फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे बेस करती है और इसका जो बाइट कोड है वो हम किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या है, इसके जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके जो सिस्टम है वो वायरस फ्री है। इसकी दो वजह हैं, एक तो एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं इसमें होते, ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब है जो प्रोग्रामर करे, इम्प्लिसिट का मतलब है जो सिस्टम खुद बनाए।
पॉइंटर्स या रेफरेंस क्या होते हैं ये भी हम ऊप्स में देखेंगे, यहाँ पर अभी आप समझ नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ यही समझें कि इसके अंदर सिस्टम खुद पॉइंटर बनाता है जो मेमोरी को रेफ़र करते हैं, हम पॉइंटर नहीं बना सकते। बहन जो जावा का प्रोग्राम है वो वर्चुअल मशीन के अंदर रन करता है। देखें जी, एक टर्म मैंने अभी पहले भी यूज़ की, JVM, जिसका मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये जो है ये जावा के कोड को रन करवाती है, जो बाइट कोड है उसको, और मेमोरी वगैरह मैनेज करती है। इसके मतलब हम अगली वीडियो में डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देख लें कि अगर ये हमारा पूरा कंप्यूटर है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा JVM रन करेगा, तो ये JVM है। JVM के अंदर हमारे डिफरेंट जो कोड हैं वो रन करेंगे। तो अगर किसी ने सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करना है तो वो पहले OS की सिक्योरिटी ब्रेक करेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह विंडो की सिक्योरिटी ब्रेक करेगा, फिर JVM में दाखिल होगा और फिर हमारे कोड के साथ कोई छेड़खानी कर सकेगा, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा सिक्योर है। दूसरी बात, कुछ सिक्योरिटी मेजर और भी हैं जिस तरह क्रिप्टोग्राफी है और SSL है। ये वेब से मुतल्लक हैं। आप इसे जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग एडवांस प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। लेकिन क्रिप्टोग्राफी का मतलब पता क्या है? आप एक नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह ये अदर है, तो अदर की जगह पे हम कोई इस तरह का टेक्स्ट लिख दें जो आम बंदे को समझ ही ना आए, तो उसे हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ये आप नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, जिसे इनक्रिप्शन भी बोलते हैं हम, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जिसके अंदर हम एक सादा टेक्स्ट जो हमारा मैसेज होता है उसको साइफर में यानी अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिक्योरिटी के मेजर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है जावा की एप्लीकेशन लॉन्ग टाइम वर्क करती रहती हैं, यानी इतनी जल्दी थकती नहीं, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। इसकी वजह यह है कि इनका जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और गार्बेज कलेक्शन जिस तरह हमने अभी बात की थी वो भी ऑटोमेटिकली होता है, यानी ये ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज कर रहा है, और जो फजूल ऑब्जेक्ट और वेरिएबल है उनसे मेमोरी ले लेता है। और हमने अभी बात की थी इम्प्लिसिट पॉइंटर्स की, कि हम खुद पॉइंटर नहीं क्रिएट कर सकते, तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी नहीं आती। और ये देखें अभी लिखा हुआ है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जिसकी हमने भी ये बात की थी कि ये ऑटोमेटिकली जो फजूल वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट हैं उनसे मेमोरी ले लेता है। इसके अंदर जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो भी टाइप चेकिंग है। टाइप चेकिंग का मतलब क्या है? जावा के अंदर जितनी भी टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स, चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, चार हैं, वो पहले से ही डिफाइन है। यानी इसका साइज़ 32 बिट होगा, फ्लोट का साइज सपोज करें उसका भी 32 बिट है, तो ये साइज प्री डिफाइंड है। तो जिसकी वजह से जावा की जो एप्लीकेशन है वो हमें 24/7 काम करती दिखाई देती हैं ना, उनमें क्रैशेस कम आते हैं। तो ये जावा की जो डाटा टाइप्स हैं इनके ऊपर हम मज़ीद 1-2 वीडियोस के बाद बात करेंगे। नेक्स्ट है जी आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जावा का जो आर्किटेक्चरल है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है? एक तो जो बाइट कोड हमने बात की थी वो इंडिपेंडेंट है, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसके अंदर जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, अभी हमने बात की थी, ये इंट, फ्लोट, लॉन्ग, चार, इनके जो साइजेस हैं वो पहले से ही फिक्स हैं, जिसकी वजह से ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। उसके अलावा है जी पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिस तरह USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके अंदर हम क्या ले, USB या पेन ड्राइव जो होती है हमारे पास, उसके अंदर हम फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हम उसे पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। इसी तरह जावा पोर्टेबल कैसे है? जो जावा का बाइट कोड है, हमने पीछे बात की थी कि जावा की जो डॉट जावा फाइल है, जब वो कंपाइल होगी, कंपाइलर उसे कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल एक देता है, उसके अंदर बाइट कोड होता है इस डॉट क्लास के अंदर। तो वो जो बाइट कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकता है।
तो उसे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, बस हमारे पास JDK होना चाहिए। तो ये जो हम बात की डॉट जावा डॉट क्लास में जाएगा, ये प्रैक्टिकली हम 1 से 2 वीडियो में देखेंगे जब हम पहला प्रोग्राम लिखकर कंपाइल करेंगे। नेक्स्ट है जी हाई परफॉर्मेंस। जावा डेफिनेटली रोबस्ट है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी हाई है। उसकी वजह ये है कि जावा का जो एक तो बाइट कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल क्लोज है, नेटिव कोड यानी कंप्यूटर के कोड के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस हमें हाई देती है। और ये दूसरी जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमसे फास्टर है, तेज़ है। वो हमने बात की, इसका जो मेमोरी साइज़ है वो मेमोरी मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिक है, डेटा टाइप फिक्स हैं, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस हाई है। देन है जी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हमने बात की थी इंटरप्राइज एप्लीकेशंस की, हमने वहाँ पे देखा था कि हम अगर ये पाकिस्तान में एक बिज़नेस है, एक UK में है, एक USA में है, इनकी मज़ीद ब्रांचेस पाकिस्तान में हैं, ये USA में हैं, ये UK में हैं, तो इनका डाटा अलहदा मैनेज हो रहा होगा, इनका डाटा अलहदा मैनेज हो रहा होगा, इनका अलहदा, फिर वो लोकल हेडक्वार्टर के पास आता है और फिर वो डाटा एक सेंट्रल जगह पे जाके स्टोर होता है। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती हैं जो इंटरनेट पे वर्क करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं इन नेचर, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। तो जावा डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, जिसके अंदर हम इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना सकते हैं। जिस तरह बैंक्स की देखें, एक बैंक है, उसकी पाकिस्तान में कितनी ब्रांच हैं, फिर इसी तरह USA में उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, तो वर्ल्ड में उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, तो डाटा उसका ब्रांच में मैनेज हो रहा है, फिर लोकल हेडक्वार्टर में, फिर हेडक्वार्टर में। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट है जी मल्टी थ्रेडेड। ये आप इस तरह समझ लें कि एक हमारा प्रोग्राम होता है, हम उस प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों को एक ही वक्त में चला सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह, जिस तरह आप अपने कंप्यूटर के ऊपर सपोज करें VLC पे आपने गाना लगाया हुआ है, नीचे आप टाइप भी कर रहे होते हैं, टाइपिंग, ठीक है, गाना भी लगाया हुआ है, टाइप भी कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक वगैरह भी आप चला रहे हैं, मैसेज वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये भी एक मल्टीटास्किंग की क्या है, फॉर्म है। लेकिन मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है एक प्रोग्राम के जो डिफरेंट हिस्से हैं वो एक ही वक्त में काम करें। जिस तरह ये देखें, ये अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो अगर मैंने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे फाइंड का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, तो वो भी इसी वक्त रन टाइम पे काम करेगा। तो एक प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो कंकरेंटली काम करें तो हम उसे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बोलते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, ये हम चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे जब हम ऊप्स पढ़ेंगे। तो इसका एडवांटेज में मल्टी थ्रेडेड का यही है कि मेमोरी कम ऑक्यूपाई होती है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो कंकरेंटली काम कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से मेमोरी कम इस्तेमाल होती है और हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंटली काम करता है। देन जी डायनामिक का मतलब ये है कि जावा के अंदर जब रन टाइम पे क्लासेस लोड होती हैं, रन टाइम का मतलब क्या है कि जब क्लास की ज़रूरत पड़ी उस क्लास को कॉल कर लिया गया। तो लोडिंग ऑफ जो क्लासेस है वो डायनामिक है। इसका मतलब ये है कि क्लासेस डिमांड के ऊपर लोड होती हैं, ना कि सारी क्लासेस लोड हो जाएं। जिस तरह आपको अगर एक बंदे की ज़रूरत है तो आप जब ज़रूरत पड़ी आपने वो बंदा ले लिया, ये नहीं कि आपको ज़रूरत नहीं हो रहा आपने 5-7 बंदे रख लिए। तो डायनामिक का मतलब यही है कि वो ज़रूरत के मुताबिक जो है वो जावा क्लासेस को लोड करती है, तो जिसकी वजह से रन टाइम पे वो कंपाइल करके मेमोरी को भी ऑटोमेटिकली मैनेज करती है। इसे गार्बेज कलेक्शन हम बोलते हैं। गार्बेज कलेक्शन बहुत ही दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, ये हम ऊप्स में देखेंगे। अभी आप यही याद रखें कि गार्बेज कलेक्शन में मेमोरी ऑटोमेटिकली जो फजूल ऑब्जेक्ट हैं या जो डेटा टाइप्स हैं उनसे ले ली जाती है। ये था जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा का आर्किटेक्चर बात करेंगे। जिस तरह अभी मैंने JDK
सॉरी जेडी के जेवीएम की बात की थी, जावा वर्चुअल मशीन, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच लेक्चर सुनने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल क्लासरूम को इस कोड से ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।